वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एनवीएस का जो 15 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन पेपर के पहले हम 2 पार्ट डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ये थर्ड पार्ट है। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में क्या है, इस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो जो है आपके यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के लेवल तक के हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको केवीएस में भी हेल्प करेंगे, एनवीएस एग्जाम में भी हेल्प करेंगे, और जो हमारे एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इकोनॉमिक्स का एग्जाम आ रहा है उसमें भी आपकी ये हेल्प करेंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए उसमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पोज अ ग्रेटर बर्डन ऑन पुअर पीपल देन रिच। इनमें से कौन से टैक्स का इम्पैक्ट गरीबों पर ज़्यादा पड़ेगा अमीरों की तुलना। फर्स्ट है लमसम टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स और प्रोग्रेसिव टैक्स। इसका आंसर हो जाएगा रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, एक ऐसा टैक्स जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो जाती है ना पर्सन की, वैसे वैसे क्या होता है, टैक्स की रेट क्या हो जाती है, घट जाती है। अब क्या होता है, अमीर लोगों की क्या होती है, अमीर लोगों के पास इनकम बढ़ती रहती है। तो ऐसी सिचुएशन में जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती है उन पर लगने वाले टैक्स की जो रेट होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। वहां पर जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब जो गरीब लोग होते हैं उनकी इनकम उतनी नहीं बढ़ती। जब इनकम ही नहीं आपकी बढ़ेगी तो आपके ऊपर जो टैक्स लगेगा गरीबों पर, गरीबों की इनकम उतनी नहीं बढ़ती, गरीबों की इनकम क्या रहती है, कम रहती है। और ऐसी सिचुएशन पर उन पर लगने वाला जो टैक्स होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो रिग्रेसिव टैक्स है एक ऐसा टैक्स है जिसका ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है, गरीबों पर पड़ता है। अमीरों पर जो इसका प्रभाव है वो कम पड़ता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कि रिग्रेसिव टैक्स, मतलब रिग्रेसिव टैक्स से ग्रेटर बर्डन पड़ता है ऑन पुअर देन ऑन रिच। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द कॉस्ट इन अकर्ड बाय फर्म इन हायरिंग अ लेबर इज कॉल्ड। कि एक फर्म है जो क्या करेगी, लेबर को हायर करती है, तो इस कॉस्ट को क्या बोला जाएगा। अब देखिए ये एक सिंपल स्पष्ट कॉस्ट है। स्पष्ट आपको क्या करना है, अगर आप एक फर्म हो, आप लेबर को हायर करोगे, उसको उसकी वेज दोगे, उससे काम लोगे, तो ये कौन सी लागत होती है, एक सुस्पष्ट लागत होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो जाएगा। और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, आपके अपने संसाधन की लागत होती है। मान लो आप क्या कर रहे थे, अपनी फर्म के लिए लेबर हायर करना चाहते थे, ठीक है, लेकिन क्या है, अब जो है जिस काम के लिए आप लेबर को हायर करना चाहते हैं वो आपको खुद से आता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप खुद को वेस्ट तो नहीं दोगे, तो ये अपने संसाधन की जो लागत होती है उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। लेकिन आप जब किसी सेकंड पर्सन को हायर करते हो और उसको जो वेज देते हो उसको हम बोलेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोला जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अगले क्वेश्चन में बोला है इन फर्स्ट 5 ईयर प्लान सबसे पहले जो है किस पर काफ़ी फोकस किया गया था। जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान लेके आया गया था तो सबसे पहले जो डेवलपमेंट हुआ था वो एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट किया गया था। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अगले क्वेश्चन में बोला है द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 फ्रॉम अ डिमांड कर्व। कि उस डिमांड कर्व को क्या कहते हैं जहां पर आपकी इलास्टिसिटी की जो इलास्टिसिटी है डिमांड की वो क्या है, 1 होती है। अब आपको पता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस वाले कर्व में तो हर पॉइंट पर अलग अलग होती है, तो ये वाला डिमांड कर्व तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 को शो नहीं करेगा। अब आपको ये बताना है ना कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहाँ पर आपकी हमेशा 1 रहेगी। जब आप देखते हो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस तरह का अगर आपका डिमांड कर्व होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो उस सिचुएशन में हर एक पॉइंट पर आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो क्या होती है, इक्वल टू 1 होती है।
समझ गए। जो ऑर्डिनरी डिमांड कब होता है, वहाँ पर आपकी हर एक पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट होती है। लेकिन जब बात आती है, ये थोड़ा मेरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सही नहीं बना, लेकिन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में हर एक पॉइंट पर डिमांड की जो इलास्टिसिटी होती है इक्वल टू 1 होती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जब आपकी इलास्टिसिटी ऑफ 1 की बात की जाती है तो आपका डिमांड कब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर द डिस्पर्जन इज बेस्ड ऑल डाटा ऑफ ऑब्जर्वेशन। डिस्पर्जन होता है फैलाव, कि जब डाटा में आपको डिस्पर्जन को मेजर करना है तब आप किसका यूज करते हो। फर्स्ट ऑप्शन है आप परसेंटाइल रेंज का यूज करते हो, इंटर क्वार्टाइल रेंज का यूज करते हो, रेंज का यूज करते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करते हैं। जब हमें क्या करना होता है, हमें क्या करना होता है, वेरिएशन को चेक करते हैं या डिस्पर्जन को मेजर करते हैं। जब हमारे पास जो भी डाटा होता है उसके अंदर अगर हमें डिस्पर्जन या फैलाव, डाटा का जो फैलाव है उसको मेजर करना होता है, वैल्यूज को मेजर करना होता है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करते हैं। क्योंकि आप देखो स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन क्या होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन होती है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ वेरिएशन या डिस्पर्जन ऑफ अ गिवन सेट ऑफ वैल्यू। कि आपके पास एक डाटा है, उसका आपके पास एक गिवन सेट है वैल्यूज का, उस गिवन सेट ऑफ वैल्यूज में कितना जो है डिस्पर्जन है मीन से, हम इसको मेजर करते हैं। तो हम क्या यूज करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं। और बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले की, तो आप क्या करते हो, जो आपका वेरिएंस आता है उसका आप क्या करते हो, रूट कर लेते हो, तब भी आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है अकॉर्डिंग टू द केंज एग्रीगेट सप्लाई कर्व ड्यूरिंग डिप्रेशन। अब देखिए क्लासिकल का कॉन्सेप्ट और केंज का कॉन्सेप्ट। क्लासिकल हमेशा एग्रीगेट सप्लाई कर्व को वर्टिकल मानते हैं, ठीक है, और केंज क्या कहता था, इन अ शॉर्ट रन, वो शॉर्ट रन के कॉन्सेप्ट को लेके चलता था, इसलिए उसका जो सप्लाई कर्व था वो कैसा था, हॉरिजॉन्टल था। क्योंकि उनका मानना था इन अ लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड, और वो मानते थे कि स्टिकी, हमारा जो सप्लाई होती है वो बहुत स्टिकी होती है, जो इसीलिए हम कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू केंज एग्रीगेट सप्लाई कर्व ड्यूरिंग डिप्रेशन कैसा होता है, उनके हिसाब से एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसमें रिजिडिटी होती है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच अमंग द फॉलोइंग डेवलप द वेज गुड मॉडल ऑफ प्लानिंग। कि वेज गुड मॉडल प्लानिंग में किसने यूज किया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है C.N. वकील एंड ब्रह्मानंद। इन्होंने वेज गुड मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने क्या किया था, महानुबीज का जो उन्होंने कहा था ना कि फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगाई जाए, उसके मॉडल को क्रिटिसाइज किया था और उसके प्लेस पर वेज गुड मॉडल ऑफ प्लानिंग दिया था। इनका मानना यही था कि इकोनॉमी में जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है या जो गरीबी की जो समस्या है उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, क्या रीज़न उन्होंने बताया था। इन्होंने कहा था जो वेज गुड होती है ना, वेज गुड में जो सप्लाई होती है वेज गुड की और जो डिमांड होती है वेज गुड की, उनमें क्या है, इम्बैलेंस है। अगर आपको बेरोजगारी की समस्या, गरीबी की समस्या को दूर करना है तो आपको वेज गुड की सप्लाई और वेज गुड की डिमांड के बीच में बैलेंस लेके आना पड़ेगा। और वेज गुड इन्होंने किसे कहा था, वेज गुड इन्होंने कहा था कि 2 तरह की गुड होती हैं, एक तो एग्रीकल्चर गुड होती है और एक दूसरी गुड होती है जो पूरी कम्युनिटी की। एग्रीकल्चर जो गुड होती है जो इंडिविजुअली हर किसी के काम आती है, जैसे वीट हो गया, वीट, स्पाइसेस, ये सब जो एग्रीकल्चर, मिल्क, ये सब होगी वेज गुड। और दूसरी वेज गुड कौन सी होती है, जो पूरी कम्युनिटी के काम आती है, जैसे कि हॉस्पिटल फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी। तो इन्होंने कहा था हम क्या करते हैं, हमारी इकोनॉमी में वेज गुड की डिमांड ज़्यादा है लेकिन ये सप्लाई जो है वो नहीं है, इसी वजह से क्या होता है, गरीबी होती है, बेरोजगारी होती है। अगर आपको गरीबी और बेरोजगारी को ख़त्म करना है तो वेज गुड की जो 2 तरह की वेज गुड है, इनकी डिमांड और सप्लाई में बैलेंस लेके आना पड़ेगा। और ये मॉडल किसने दिया था, वकील एंड ब्रह्मानंद ने दिया था। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व करो तो आपका मोटिव सिर्फ उस क्वेश्चन के आंसर को
मतलब समझना नहीं है, आपको ये देखना है कि और ऑप्शन से या उस ऑप्शन से आप कितना डिटेल पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट कंप्यूटराइज स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। पहला इंडिया के अंदर वो स्टॉक एक्सचेंज बताओ। स्टॉक एक्सचेंज होती है जहां पर सिक्योरिटीज को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, ठीक है, एक्सचेंज किया जाता है स्टॉक्स का। तो फर्स्ट जो है कंप्यूटराइज कि जहां पर कंप्यूटराइज हर चीज को कर दिया गया था, वो स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो 1992 के अंदर बना था, ये वाला जो स्टॉक एक्सचेंज था, ये पूरा तो कंप्यूटराइज स्टॉक एक्सचेंज था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन है वो पूछी गई है। अब ऑप्शन नंबर थर्ड को देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। ये क्या होती है? कंज्यूमर के संतुलन की स्थिति को दिखाती है। तो यहाँ पर बजट लाइन का जो संतुलन है और जो इंडिफरेंस कर्व का जो संतुलन है वो बराबर होता है। तो इसीलिए हम ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ जाएंगे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रिप्रेजेंट द ग्राफिकल अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फेस बाय अ कंज्यूमर। वो कहता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपको क्या दिखाता है कि कितना प्रोडक्शन जो है अल्टरनेटिवली किया जा सकता है एक इकोनॉमी में। ये बात बिल्कुल सही है। अगला देखिए, एज अ टोटल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमी आर लिमिटेड। वो कहता है कि हमारी इकोनॉमी में जितने भी उत्पादन के संसाधन है वो क्या है? लिमिटेड है। एंड इकोनॉमी हैज टू चूज बिटवीन टू गुड्स। ये बात सही है। ऑफ गुड ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज एंड एम्प्लॉयड वेरियस अल्टरनेटिव गुड्स। वो ये कह रहा है इस सेकंड पॉइंट में कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अगर हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो हमें दो ही गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं और उसमें भी हम चॉइस करते हैं कि किसके प्रोडक्शन को बढ़ाना है। जैसे एक्स के बढ़ाना है तो वाई का कम करेंगे, अगर वाई का बढ़ाना है तो एक्स का कम करेंगे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही दी हुई है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही दी हुई है और सेकंड स्टेटमेंट जो है फर्स्ट स्टेटमेंट की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसीलिए हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ क्या करेंगे? चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? अगले क्वेश्चन में बोला है एन इंक्रीज इन अ कंज्यूमर इनकम। कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाती है लेकिन उसका प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो इसकी वजह से क्या होगा? अब आपने एक डायग्राम पढ़ा होगा। एक क्या होता है? डिमांड कर्व में मूवमेंट होती है। मूवमेंट कब होती है? जब प्राइसेस में चेंज होते हैं। एक होता है शिफ्ट का कॉन्सेप्ट। शिफ्ट कब होता है? जब प्राइस हमारा कांस्टेंट रहता है। अब देखिए कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाती है लेकिन प्राइस क्या है? कांस्टेंट रहता है। तो आपको समझ आया जो डिमांड कर्व में मूवमेंट होती थी उस कॉन्सेप्ट का यहाँ काम नहीं है। अब है प्राइस कांस्टेंट है, इनकम इंक्रीज हो जाती है तो डिमांड कर्व में क्या आएगा? शिफ्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि इनकम बढ़ गई तो आप डिमांड ज़्यादा करोगे ना, और प्राइस कांस्टेंट है तो ये कॉन्सेप्ट क्या है कि डिमांड कर्व में शिफ्ट आएगा। अब क्वेश्चन में देखिए कि डिमांड कर्व में राइटवर्ड शिफ्ट कहाँ दे रखा है। अब क्वेश्चन के अंदर शिफ्ट दे रखा है डिमांड कर्व में टू लेफ्ट साइड, नो चेंज इन डिमांड कर्व या एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व या इंक्रीज इन डिमांड कर्व। अब देखिए शिफ्ट वाला ऑप्शन तो दे ही नहीं रखा। ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा? ये वाला ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा। अब की शिफ्ट इन डिमांड कर्व टू लेफ्ट, जब किसी की इनकम बढ़ जाएगी तो वो लेफ्ट साइड क्यों मूव करेगा? वो कम वस्तुएं क्यों खरीदेगा? तो ये भी गलत हो गया। नो चेंज इन डिमांड कर्व, ये भी गलत है कि डिमांड कर्व में कोई चेंज नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब यहाँ देखिए दो ऑप्शन आपके पास बचे, एक तो इंक्रीज इन डिमांड, एक है एक्सटेंशन इन डिमांड। अभी मैंने आपको समझाया कि जब प्राइस में चेंज हो ही नहीं रहा तो आप कैसे कह सकते हो कि ये एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है। ठीक है, जब प्राइस में चेंज होगा तभी तो एक्सटेंशन होगा ना डिमांड में। ठीक है, मूवमेंट होगी। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। तो इसका मतलब आपको समझ आया, जब आपका प्राइस कांस्टेंट होता है तो इनकम के बढ़ने पर डिमांड क्या करेगी? शिफ्ट करेगी। और शिफ्ट का ऑप्शन नहीं दे रखा तो इसका मतलब क्या हुआ है? डिमांड में इंक्रीज हुआ है। तो इसीलिए हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे, सेकंड के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि सेकंड का रिलेशन प्राइस के साथ है। जब प्राइस में चेंज होता है तभी डिमांड में एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर
ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, इट इज ऑफ्टन, एक स्टेटमेंट बोली है, इट इज ऑफ्टन ट्रू दैट इकोनॉमी बिगेन टू रिकवर फ्रॉम रिसेशन, कि एक सिचुएशन है कि जब एक इकोनॉमी के अंदर क्या हुआ, रिसेशन आया हुआ था और वो क्या है, रिकवरी की तरफ गई है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा या घटेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइजेस, वो कहती है एक इकोनॉमी है वो क्या हो रही है, बिकेम टू रिकवरी, ठीक है, ऐसे होता है ना रिकवरी वाला सिचुएशन, ये वाला पार्ट। अब रिकवरी की सिचुएशन है तो उसने कहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो होती है वो क्या हो रही है, राइज हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब कि जब हम रिकवरी की तरफ में है लेकिन फिर भी हमारी बेरोजगारी बढ़ रही है, इसका रीजन उन्होंने हमसे पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है एन इकोनॉमी असेंशियल रिकवर फ्रॉम रिसेशन एंड फर्म डू नॉट इमीडिएटली इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर्स दे हायर एंड फर्म वेट फॉर हायर मोर इंडिविजुअल अंटिल दे आर कन्वीनियंस दैट रिकवरी इज स्ट्रॉन्ग। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए क्या बोल रहा है, जब एक इकोनॉमी जो मंदी से रिकवरी की तरफ जाती है तो कोई भी फर्म इमीडिएटली जो है लोगों को हायर नहीं करती, क्योंकि वो पहले ये देखना चाहती है कि ये जो तेजी आई है, ये जो तेजी आई है क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए है भी या नहीं, क्या ये टेम्परेरी है या परमानेंट है। तो इसीलिए क्या होता है, जब एकदम तेजी आती है या थोड़ी रिकवरी होती है तो फर्म इमीडिएटली जो वर्कर्स हैं उनको हायर नहीं करती। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है और ऑप्शन नंबर थर्ड में भी इस तरह का स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्योंकि ये देखिए ये कोई इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नहीं है, ये आपका एक जर्नल, आपका जो एक थॉट होता है पॉइंट्स को लेकर, उसको लेकर क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर भी जो बात बोली गई है वो भी सही बोली गई है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी और ऑप्शन नंबर थर्ड भी राइट हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से उस आंसर को लेते हो। क्योंकि देखिए जो ऑप्शन नंबर थर्ड है उसमें भी क्या बोला है, एन इकोनॉमी बिगेन टू रिकवर फ्रॉम रिसेशन, वर्कर हु वर प्रीवियसली डिस्करेज अबाउट द चांस ऑफ फाइंडिंग अ जॉब एंड बिगेन टू लुक फॉर अ न्यू वन अगेन। थर्ड ऑप्शन में भी देखो क्या बोला है कि जब एक इकोनॉमी रिकवरी करती है तो उस सिचुएशन में जो वर्कर पहले काम ढूंढ रहे थे, उन्हें काम नहीं मिल रहा था, वो दोबारा से काम ढूंढने लग जाते हैं और जब तक वो उनको नहीं मिलता तो इस टाइम पीरियड में भी उनको फ्रीली रहना पड़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट रहती है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर चाहो तो आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जा सकते हो और चाहो तो ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ जा सकते हो। अब यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ठीक हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको दोनों ही ऑप्शन समझा दिए, अब आपके ऊपर है कि आप किस ऑप्शन के साथ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अगले क्वेश्चन में बोला है एंटीसिपेशन ऑफ इंक्रीज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन विल कोज। एंटीसिपेशन होता है कि आप पहले से अनुमान लगा लेते हो कि किसी भी चीज़ का एंटीसिपेशन करना, अपने आप जो भी आपके पास नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज है, उस हिसाब से आप क्या कर लेते हो, जो है अपना अनुमान लगा लेते हो। वो कहता है एंटीसिपेशन होती है और ऑफ द इंक्रीज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन, और फिर क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है रेट ऑफ इन्फ्लेशन विल कोज। अब आपको पता है दो तरह का हमारा क्या होता है, दो तरह का हमारा कर्व बनता है, एक शॉर्ट रन एक लॉन्ग रन। शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है, शॉर्ट रन के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन रेट में क्या होता है, ये जो नेगेटिव रिलेशनशिप जो है देखने को मिलता है। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में किस तरह का रिलेशन होता है, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में जो है वर्टिकल लाइन वाला रिलेशन होता है। अब देखिए जो ये वाला ये हमारा फिलिप्स कर्व है, इस वाले फिलिप्स कर्व में क्या है, ये स्टैटिक फिलिप्स कर्व है, इसमें किसी तरह का आप एंटीसिपेशन शॉर्ट रन में नहीं करते, ठीक है। अब जब यहाँ पर एंटीसिपेशन आया ना, तभी आपको समझ जाना चाहिए कौन से फिलिप्स कर्व की बात हो रही है। इसका मतलब लॉन्ग रन में जो फिलिप्स कर्व यूज होता है उसकी बात हो रही है। अब क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है अगर इन्फ्लेशन की जो रेट है वो इंक्रीज करेगी, अगर आप यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट ले रहे हो और यहाँ पर इन्फ्लेशन ले रहे हो, तो क्वेश्चन ये कह रहा है अगर इन्फ्लेशन की रेट क्या होगी, इंक्रीज करेगी, तो आपकी
तो आपका क्या होगा, ठीक है। अब आपको पता है दो तरह का रिलेशन होता है, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में नेगेटिव रिलेशन जो है वो पाया जाता है। अगर आपकी इन्फ्लेशन की रेट जो है इंक्रीज करेगी तो आपका रिडक्शन किस में होगा, नॉर्मल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन लॉन्ग रन। आप शॉर्ट रन के साथ नहीं जाओगे क्योंकि एंटीसिपेशन शॉर्ट रन में नहीं होती। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि अगर इन्फ्लेशन की रेट इंक्रीज करेगी, इसका कारण है कि रिडक्शन हुआ है नॉर्मल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में इन लॉन्ग रन। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपको दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना पड़ेगा। आपको शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व का भी जो रिलेशनशिप है उसको देखना पड़ेगा और लॉन्ग रन का भी देखना पड़ेगा। लॉन्ग रन में स्टैटिक होता है, किसी तरह की एंटीसिपेशन नहीं होती, लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है, वर्टिकल लाइन होती है और वहाँ पर इसीलिए हम ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम तो क्या होगा। अब ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, फिर वही डायग्राम बना लेना है। हमारा एवरेज प्रोडक्ट का जो डायग्राम और मार्जिनल प्रोडक्ट के रिलेशन का जो डायग्राम है वो बना लेंगे। ये क्या हो गया, आपका एवरेज प्रोडक्ट हो गया। अब आपको पता है मार्जिनल प्रोडक्ट क्या करता है, बहुत जल्दी तो गिरता है और बहुत जल्दी ही उठता है। अब देखिए, अब आप देखिए आपका जब एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम है, इस पॉइंट पर देखिए एवरेज प्रोडक्ट आपका क्या है, मैक्सिमम है और एवरेज और मार्जिनल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। जब आपको समझ आया कि आपका एवरेज प्रोडक्ट जब मैक्सिमम होता है, ये आपका मैक्सिमम हो गया एवरेज प्रोडक्ट। जब आपका एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम है तो आपका एवरेज प्रोडक्ट इक्वल है किसके, मार्जिनल प्रोडक्ट के। तो यहाँ पर हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे कि जब हमारा एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट। तो आपको जो रिलेशनशिप है ना एवरेज प्रोडक्ट का और जो मार्जिनल प्रोडक्ट का जो रिलेशनशिप होता है, इसको आपसे हम इसकी हेल्प से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और हम ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ जाएंगे। इसीलिए जब भी क्वेश्चन को सोल्व करो आप डायग्राम जरूर बनाओ। जितना आप डायग्राम बनाओगे उतना क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि आपको एक जो लॉजिकल ऑर्डर है उसमें इसको लगाना है। फर्स्ट है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कब आया, 20 पॉइंट प्रोग्राम कब लेके आए, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब आया, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो प्रोग्राम है वो कब आया। यहाँ पर बस आपको कुछ नहीं करना, आपको ईयर्स के साथ ईयर लिखने हैं और उस हिसाब से इसको सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहले बात करें इंटीग्रेटेड रूरल प्रोग्राम की, तो ये आया था हमारा 1978 के अंदर आया था। 20 पॉइंट प्रोग्राम ये जो है हमारा 2006 के अंदर आया है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो ये हमारा 1952 में आया है। उसके बाद बात करें नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ये हमारा आया है 2005 के अंदर आया है। अब आपको क्या करना है, अब आप इसको सीक्वेंस ऑर्डर में लगा सकते हो। तो हमारा सबसे पहले जो आया है ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, सॉरी। अब आपको क्या करना है, इसको बस सीक्वेंस में लगाना है, तो आप सीक्वेंस में लगा सकते हैं। हम अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू द केन्ज इंटरेस्ट इज अ पेमेंट ऑफ, कि केन्ज के अनुसार इंटरेस्ट किसके लिए पेमेंट दिया जाता है। तो केन्ज हमेशा ये कहता है कि हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस, कि लोग अपने पास जो है कैश में पैसा नहीं रख रहे, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो है इंटरेस्ट जो है पेमेंट होती है किसकी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस की। तो हम ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ जाएंगे कि लोग जो है अपने पैसे को कैश में ना रखकर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो वो लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो है वो नहीं कर रहे। तो इसीलिए हमें उन्हें क्या करना चाहिए, इंटरेस्ट की पेमेंट करनी चाहिए। इसकी उन्होंने अपनी थ्योरी भी दी है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस की थ्योरी, ठीक है, जिसमें उन्होंने डिमांड फॉर मनी के मोटिव्स की बात की है। तो वहाँ पर इस बात को उन्होंने डिटेल में समझाया भी है। तो इसीलिए हम ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है व्हेन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डज नॉट चेंज इन ऑल रिस्पेक्टिव ऑफ एनी चेंज इन प्राइस, कि प्राइस में
चेंज होता रहेगा, लेकिन सप्लाई में कोई चेंज नहीं होता और आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बतानी है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपकी सप्लाई कांस्टेंट है, प्राइस पहले 5 है, फिर 10 हो जाता है। अगर मान लो आपने 50 सप्लाई कर दी तो सप्लाई में कोई चेंज नहीं होता, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यहाँ पर कैसी है। अब आप डायग्राम से समझ गए कि ये वाला जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जो कर्व है, यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अभी भी देखिए इस क्वेश्चन को भी हमने डायग्राम की हेल्प से सोल्व किया, तो आप जितने क्वेश्चन डायग्राम की हेल्प से सोल्व करोगे उतना आपका गलत होने का जो चांस है वो कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है इनमें से कौन सी अजम्पशन नहीं है। क्लार्क ने जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की जो थ्योरी दी है डिस्ट्रीब्यूशन की, डिस्ट्रीब्यूशन का उन्होंने क्या दिया था, कोलिन क्लार्क ने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी दी थी डिस्ट्रीब्यूशन की, उसमें उन्होंने कौन कौन सी अजम्पशंस को लिया है। अब जो है उन्होंने बहुत सारी अजम्पशंस को लिया है, उसमें से कुछ उन्होंने क्या बोला है, परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन होती है, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल हम यूज़ करते हैं, हमारी पॉपुलेशन कांस्टेंट रहती है, लेबर भी हमारा होमोजीनियस होता है ना कि हेट्रोजीनियस होता है कि अलग अलग तरह का। लेकिन जो कोलिन क्लार्क है उन्होंने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी में यही बताया है कि हमारा जो लेबर होता है वो कैसा होता है, होमोजीनियस होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो अजम्पशन गलत है उनकी थ्योरी की, वो फर्स्ट अजम्पशन ही गलत है। तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाइड टाइम रिवर्सल टेस्ट बट नॉट फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। इनमें से किसने टाइम रिवर्सल टेस्ट को तो सेटिस्फाई किया है लेकिन फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं किया। तो मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर ये टाइम रिवर्सल को तो सेटिस्फाई करता है लेकिन फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इवेलुएटेड विद द हेल्प ऑफ लोरेंज कर्व, कि आप लोरेंज कर्व की हेल्प से क्या चीज़ को इवेलुएट करते हो। ये क्वेश्चन हम कितनी बार कर चुके हैं, बार बार यही लोरेंज कर्व वाला क्वेश्चन आ रहा है। ये आपकी परफेक्ट इक्वालिटी की लाइन होती है, ये इनइक्वालिटी को शो करता है। तो हम इनकम में कितनी इनइक्वालिटी है इसको किससे चेक करते हैं, लोरेंज कर्व की हेल्प से चेक करते हैं। तो हम इन्होंने यही बोला कि हम क्या इवेलुएट करते हैं लोरेंज कर्व की हेल्प से, तो हम ये कहेंगे हम जो है क्या इवेलुएट करते हैं, डिग्री ऑफ इक्वालिटी और अनइक्वालिटी को जो है मेजर करते हैं किसकी हेल्प से, लोरेंज कर्व की हेल्प से। अब देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो हमारा बिल्कुल गलत है कि टेक्निकल एफिशिएंसी ऑफ मार्केट देखते हैं, ये भी गलत हो गया। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड को देखिए, जो संतुलन है मार्केट में प्राइस और क्वांटिटी की वजह से वो उसको भी नहीं हम मेजर करते। कंपैरेटिव एडवांटेज ट्रेडिंग में क्या है उसको भी हम मेजर नहीं करते। हम क्या देखते हैं कि डिग्री ऑफ इक्वालिटी, हम कितना इक्वालिटी के नज़दीक हैं या हम कितना इक्वालिटी से दूर है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि हम इनकम इनइक्वालिटी जो है या फिर इक्वालिटी को मेजर करते हैं लोरेंज कर्व की हेल्प से। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी मैंने आपके लिए जल्दी से एक डायग्राम बना दिया, तो आप जितना डायग्राम से क्वेश्चन को सोल्व करोगे उतना ज़्यादा आपका क्वेश्चन जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देयर इज नो इंसेंटिव फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रोड्यूसर टू सप्लाई द पब्लिक गुड। उन्होंने कहा है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने वाला जो प्रोड्यूसर है उसके पास कोई इंसेंटिव नहीं होता कि वो पब्लिक गुड को बनाए। ये बात सही है क्योंकि उसका मोटिव क्या होता है, उसका मोटिव तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है। एक प्राइवेट कंपनी का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है, तो वो क्यों बनाएगा पब्लिक गुड, तो ये बात भी सही है। अगला देखिए, इफ प्रोड्यूसर प्रोड्यूस पब्लिक गुड बट ही विल अनेबल टू एक्सक्लूड पीपल। अगर वो पब्लिक गुड बना भी लेता है, पब्लिक गुड होती है जो सभी के काम आती है, ठीक है, सामाजिक वस्तु, वो ये कह रहा है अगर वो सामाजिक वस्तु को बना भी लेता है तो क्या होगा, वो किसी को निकाल नहीं पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में वो किसी से भी ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर पाएगा। तो ये भी बात सही है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, आर इज ए भी सही है और आर भी सही है और रीज़न इज द करेक्ट आंसर ऑफ असेशन। क्योंकि उन्होंने ये कहा ना कि जो
पब्लिक गुड्स को अगर बनाया जाएगा तो लोगों को बाहर नहीं निकाल सकते और फिर वो ज़्यादा पैसे भी नहीं चार्ज कर सकते। तो यही रीज़न है कि जो प्राइवेट प्रोड्यूसर होता है वो पब्लिक गुड को नहीं बनाता। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो हम ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी क्या है, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करना है, इनको लगाना है। सबसे पहले बात करें, जो केन्स का कंजप्शन फंक्शन है वो 1936 के अंदर आया। उसके बाद लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस 1950-60 में आई। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस 1949 के अंदर आई है। मिल्टन फ्रीडमैन की परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस 1957 में आई। तो आप इसके हिसाब से अब इसको ऑर्डर में जो है अरेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, स्टोपर-सैमुअल्सन थ्योरम पोस्टुलेट दैट द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ बाय द नेशन कोज द रियल इनकम ऑफ अ नेशन। आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में क्या है, हम स्टोपर-सैमुअल्सन की थ्योरम पढ़ते हैं। अब इन्होंने कहा, जो स्टोपर-सैमुअल्सन है उन्होंने अपनी थ्योरी में ये चीज़ बताई है कि टैरिफ लगने की वजह से जो नेशन होता है उसकी जो रियल इनकम होती है नेशन की, क्या उसकी जो स्केयर फैक्टर होता है वो फॉल हो जाती है, या स्केयर फैक्टर टू राइज या अबंडेंट फैक्टर टू राइज, स्केयर एंड अबंडेंट फैक्टर टू राइज। मैं आपको जो स्टोपर-सैमुअल्सन की जो थ्योरम है उसका क्रक्स बताती हूँ। स्टोपर-सैमुअल्सन ने इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी दी थी और उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बताया था, उसमें क्या होता था कि कंट्री जो है जिस भी प्रोडक्ट, मतलब क्या होता है जब टैरिफ लगता है, जब क्या होता है टैरिफ लगने की वजह से जिस चीज़ में किसी कंट्री को क्या होता है फ़ायदा होता है। मान लो कि आपको लेबर में फ़ायदा है, ठीक है, लेबर क्या है ए कंट्री के लिए, उसके पास अबंडेंट है, बहुत ज़्यादा है। और बी कंट्री की बात करें, और कैपिटल जो है ए कंट्री के पास क्या है, स्केयर्स है, मतलब उसके पास नहीं है। तो ये कहता है कि जब टैरिफ लगता है ना, टैरिफ लगने की वजह से क्या होता है, जो हमारे पास अबंडेंट फैक्टर होता है, जो कि हमारे पास लेबर है इस कंट्री के पास, तो उसके पास क्या हो जाता है, उसके पास उसकी स्कैरसिटी हो जाती है। और जो उसके पास स्केयर फैक्टर होता है, स्केयर फैक्टर उसके पास बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि स्टोपर-सैमुअल्सन थ्योरम क्या कहती है कि इम्पोजिशन होता है ना जब टैरिफ का नेशन, तो क्या होता है, तो हम ये कहेंगे हमारे पास जो स्केयर फैक्टर होता है, जिस फैक्टर की कमी है, जैसे कैपिटल की कमी है एक कंट्री में, तो टैरिफ के लगने से उसके पास कैपिटल का इनफ्लो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अब ये थ्योरी वैसे बहुत बड़ी है, डायग्राम से एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से स्केयर फैक्टर को फ़ायदा और अबंडेंट फैक्टर को लॉस होगा। तो इसीलिए अभी के लिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, कि अगर एक अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो उसकी कौन सी एक मूलभूत समस्या है। तो एक अर्थव्यवस्था की जो सबसे मूलभूत समस्या है वो ये है कि वहाँ पर हर अर्थव्यवस्था में स्कार्सिटी है रिसोर्सेज की, हमारी वॉन्ट्स जो है मल्टीपल है। हमारी जो हमने देखा है इकोनॉमिक्स की शुरुआत ही कहाँ से होती है कि हमारी वॉन्ट्स तो अनलिमिटेड है, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है। तो इसीलिए हम ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे कि एक इकोनॉमी की फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है, कि हमारे पास संसाधनों की दुर्लभता है और हमारी मल्टीपल वॉन्ट्स हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। बोला गया है, इफ द डिमांड फॉर मनी इज परफेक्टली इंटरेस्ट इन इलास्टिक, कि डिमांड फॉर मनी पर इंटरेस्ट का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, तो LM कर्व कैसा होगा। अब देखिए कि इंटरेस्ट रेट, इधर मैं अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लूँ, इधर क्या लूँ, डिमांड फॉर मनी लूँ। उन्होंने क्या बोला है, डिमांड फॉर मनी इज परफेक्टली इंटरेस्ट इन इलास्टिक। इंटरेस्ट इन इलास्टिक का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 हो, डिमांड फॉर मनी यही रहेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 हो तब भी डिमांड फॉर मनी यही रहेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट और बढ़ जाए तब भी डिमांड फॉर मनी इतनी ही रहेगी। तो आपको समझ आया कि हमारा LM कर्व कैसा होता है। ये क्या है, ये वर्टिकल है ना, तो यहाँ पर भी हम कहेंगे जब हमारा डिमांड फॉर मनी इज परफेक्टली इंटरेस्ट इन इलास्टिक, तो LM कर्व हमारा वर्टिकल लाइन होगा।
तो हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे। अभी देखो, अभी भी हमने क्वेश्चन को डायग्राम की हेल्प से सोल्व किया। जितने क्वेश्चंस को आप डायग्राम की हेल्प से सोल्व करोगे आपके क्वेश्चन उतने ही सही होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, इनमें से क्या जो है वर्ल्ड बैंक का ऑब्जेक्टिव नहीं है। फर्स्ट है कि उसका जो ऑब्जेक्टिव है कि रिकंस्ट्रक्शन करना, डेवलपमेंट करना, कैपिटल प्रोवाइड करना डेवलपमेंट के पर्पज से। सही बात है, वर्ल्ड बैंक क्या करता है, कैपिटल इसलिए देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पर खर्च किया जाए, तो ये तो उसका ऑब्जेक्टिव है। अगला देखिए, उनका मानना है प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय मीन ऑफ गारंटर। वो क्या करता है, लोन दिलाने के लिए गारंटी भी लेता है कंपनीज की, प्राइवेट कंपनीज की, गारंटर का भी काम करता है, ये बात बिल्कुल सही है। अगला देखिए, टू मेंटेन अ स्टेबल एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने का काम वर्ल्ड बैंक का नहीं है। इस काम को अगर कोई करता है तो वो IMF करता है। तो इसीलिए हमसे क्या पूछा था, इनमें से कौन सा वर्ल्ड बैंक का ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ हम जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टू प्रीमाइसेस दैट बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विल रीच द ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप क्या चाहते हो, जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है उस इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा जो है सोसाइटी के जो नीचे तबके के जो लोग हैं ना, नीचे तबके के जो लोग हैं उन सब तक पहुँचे। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहते हैं। जैसे एक मटका होता है ना, वो पूरा पानी से भरा हुआ है, अगर उनका कहना है कि ये पूरा भरा हुआ है और ये हर किसी को मिले तो वो ऐसे टपकता रहे और नीचे तक सबको तक पहुँचे। ठीक है, मैं आपको वैसे एग्जांपल लेके समझा रही हूँ। तो फिर इसमें भी यही बोला गया है ट्रिकल डाउन इफेक्ट में कि आप जो भी ग्रोथ करो, आप ऐसी ग्रोथ करो कि सोसाइटी में जितनी भी नीचे से नीचे वाला जो तबका है उस तक भी उसका फ़ायदा पहुँचे। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रिकल डाउन, ऊपर से नीचे तक सबके पास फ़ायदा पहुँचे, तो इस इफेक्ट को बोलते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट बोलते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो गोल्डन एज है हाइपोथेसिस वो क्या बताती है। गोल्डन एज हाइपोथेसिस, जॉन रॉबिन्सन ने गोल्डन एज बोली थी ना, तो उसका जो संतुलन है कहाँ पर होता है, वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ और नेचुरल ग्रोथ रेट जब दोनों बराबर होती हैं। हैरेट के मॉडल में हमने देखा है वारंटेड ग्रोथ रेट और नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होती हैं, जब बराबर होती है तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन एज बोलते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है आपके पास और आपका क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है इज ग्रेटर देन 1 है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, तो शेयर ऑफ लेबर क्या होगा। अब आपको देखिए लेबर का शेयर कितना है, अल्फा है, तो आप क्या करोगे, अल्फा आपका ऊपर रहेगा और इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितना है, अल्फा प्लस बीटा। तो आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन दे रखा है, आपको शेयर ऑफ लेबर बताना है। तो आपका देखिए शेयर ऑफ लेबर के ऊपर क्या है, अल्फा है, और इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन में दो आपके पास वेरिएबल है, अल्फा प्लस बीटा, तो आपको इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन में ये आपका लेबर का शेयर हो गया। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन से आया है। कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोला गया है। अब देखिए हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल लेबर रेशो अपॉन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर ही यही फॉर्मूला दे रखा है, कैपिटल लेबर रेशो दे रखा है और अपॉन में क्या दे रखा है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दे रखा है। तो यही क्या होता है, कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है। और कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में जो इलास्टिसिटी होती है वो इक्वल टू 1 होती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब आपको पता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, उनमें से जो आप बेस्ट होती है उसको चुनते हैं, जो आप सेक्रीफाइस करते हैं उसके मूल्य को हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, किसी वस्तु के त्यागे गए विकल्प का त्याग। ठीक है, अवसर लागत क्या होती है, किसी वस्तु के विकल्प का त्याग।
जैसे मान लो आपके पास 3 ऑप्शन थे, ए बी, सॉरी आपके पास मान लो 2 ऑप्शन थे, ए और बी, तो आपके हिसाब से आपके लिए बी जो है वो बेस्ट था, तो आपने क्या किया, बी ऑप्शन का चुनाव कर लिया। तो आपने सेक्रीफाइस क्या किया, ए ऑप्शन को सेक्रीफाइस किया। तो यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी तो वो आपकी क्या कहलाएगी, किसी वस्तु के विकल्प का जो त्याग आपने किया वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनीथिंग इज द अल्टरनेटिव दैट हैज़ बीन सेक्रीफाइस, कि उसकी कॉस्ट जो कि आपने सेक्रीफाइस किया है वही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अ टर्म फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन इज कंसर्न विद, कि जो वित्तीय उदारीकरण हुआ था उसका मतलब क्या, उसका संबंध क्या है। सबसे पहला है कि कंट्रोल करे आरबीआई, या है डी कंट्रोल एंड डी रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ एन इकोनॉमी। क्या हो रहा था, जब फाइनेंशियल रिफॉर्म आए ना उससे पहले बहुत ज़्यादा कंट्रोल था, किस पर, फाइनेंशियल सिस्टम के हर एक सेक्टर पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा था, उसको कम करना हमारा मोटिव था फाइनेंशियल रिफॉर्म्स में, या फिर असेट्स लाइबिलिटी एफिशिएंट मैनेजमेंट करना, असेट्स और लाइबिलिटी का एफिशिएंट मैनेजमेंट करना, या फिर ओनली डी कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर, या फिर सिर्फ हमें इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर को ही डी कंट्रोल करना था। तो जब हमने फाइनेंशियल रिफॉर्म्स आया तो उस टाइम हमारा मोटिव यही था कि कहीं ना कहीं हम रेगुलेशन को भी, जो नियम बनाए जा रहे थे उस समय जो बैंकिंग सेक्टर से, फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड, उन नियमों में भी क्या किया जाए, डी कंट्रोल किया जाए और कहीं ना कहीं इकोनॉमी का डी रेगुलेशन हो। तो ऑप्शन नंबर सेकंड की अर्थव्यवस्था में वित्तीय व्यवस्था का अनियंत्रण और अविनियमीकरण, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द इंटरेस्ट पेमेंट आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रोस फिजिकल डेफिशिएट, कि ग्रोस फिजिकल डेफिशिएट में से आप क्या करते हो, इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करते हो, तो ये तो सीधा ही फॉर्मूला है, तो आपका क्या निकलेगा, ग्रोस प्राइमरी डेफिशिएट निकलेगा, और ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट है कि लैंड इंक्लूड ऑल फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, सही बात है कि लैंड जो है हमें फ्रीली नेचर ने गिफ्ट में दी है। लैंड इज फिक्स, लैंड की सप्लाई फिक्स है, उसको आप बढ़ा नहीं सकते। वेजेस आर प्राइस पेड फॉर यूज ऑफ लेबर, ये सही बात है, जो हम वेज देते हैं, हम लेबर का यूज करते हैं तो वेज देते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में देखिए क्या बोला है, लेबर इज अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि जो लेबर है वो एक पैसिव फैक्टर है प्रोडक्शन का, नहीं वो एक एक्टिव फैक्टर है, एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द केस ऑफ गिवन गुड, गिवन गुड में हमारा डिमांड कब क्या होता है, आपको पता है इधर प्राइस होगा इधर क्वांटिटी होगा, गिवन गुड पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। तो गिवन गुड में जो हमारा डिमांड कब होता है वो पॉजिटिवली स्लोप होता है, तो अपवर्ड स्लोपिंग टू राइट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आयरन लॉ ऑफ वेज, जो है इसका संबंध किससे है। सबसे पहली बात, आयरन लॉ ऑफ वेज किसने दिया था, एडम स्मिथ ने दिया था, और उन्होंने इसको संबंध किया था जो वेज रेट की जो थ्योरी थी ना, सबसिस्टेंट जो जीवन निर्वाह जो है थ्योरी ऑफ वेज, कि हर एक लेबर को उतनी मजदूरी तो मिलनी चाहिए जिससे कि उसका जीवन यापन चल सके, इस वेज के साथ उन्होंने इसको रिलेट किया था। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज होता है कि जो सिर्फ पोजीशन बताता है, आपके पास बहुत से नंबर्स हो उसमें कौन सा एवरेज पोजीशन बताता है। जो मीडियन होता है, मीडियन क्या करता है, मिड, इधर एक सीरीज है पूरी, इधर से जो जितने भी नंबर्स है उसमें जो एक मिड होता है, और इधर से ठीक है एक सीरीज 2 हिस्सों में बांट दी, तो मीडियन कहाँ निकलता है, बीच में निकलता है। तो मीडियन क्या करता है, आपको एक पोजीशन बताता है मिड, तो मीडियन ही है जो पोजिशनल एवरेज निकालता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इकोनॉमिक रिफॉर्म जो चाइना के हैं वो कब बनाया गया था। चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उन्होंने दिसंबर के अंदर
जैसे हमारे यहाँ पर 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म आए ना, तो वहाँ पर 18 दिसंबर के आसपास की बात है, 18 दिसंबर 1978 में जो रिफॉर्म्स है इकोनॉमिक रिफॉर्म वो जो है आए थे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द लोकस ऑफ पैरेटो ऑप्टिमैलिटी इन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन फंक्शन, कि जब पैरेटो ऑप्टिमैलिटी के जो प्रोडक्शन और कंजप्शन की जो पॉइंट्स हैं उनको लोकस किया जाएगा, इज गिवन बाय, तो ये जो है किसके द्वारा हम इसको दर्शाएंगे, तो हम इसको यूटिलिटी पॉसिबिलिटी जो कर्व है उसके द्वारा दिखाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आज हमने थोड़ी स्पीड पकड़ी है, लेकिन जो क्वेश्चन समझाने के थे मैंने कोशिश की है कि वो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए। आज यहाँ हमारा एनवीएस का जो 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है वो डिटेल में कंप्लीट हुआ है। आई होप सो आपको समझ आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। ये वाला क्वेश्चन पेपर आज हमारा कंप्लीट होता है।